तो बच्चों, वेलकम बैक। शुरू करें। काजल, रितु, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने किया है पैसेज नंबर 46, हम कर रहे हैं पैसेज नंबर 47। अगर आप लोगों के पास बेटा ये है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में। बता दो जल्दी। ठीक है, तब चलिए पैसेज नंबर 47 पे आइए। देर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स दैन बिटवीन जेट एंड आइवरी, मोर बिटवीन योर ब्लड्स दैन देर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश। ये जो पंक्तियाँ हैं ये बोली गई हैं सेलेरिनो के द्वारा, ये बोली गई हैं शाइलोक को, और परिस्थिति है उस समय की जबकि शाइलोक की बेटी जेसिका घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद जब शाइलोक दुखी होता हुआ अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, उस समय सेलेरिनो उसको ये बात बोलता है। दरअसल शाइलोक ये कहता है कि मेरी अपनी बेटी, मेरा अपना खून मुझे धोखा देके चली गई है। तो दोनों के बीच के व्यक्तित्व और चरित्र के अंतर को सेलेरिनो इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। देर इज मोर। सर कौन सा पैराग्राफ है? मैं समझ नहीं पाया बेटा, क्या कह रहे हो? सर कौन से पैराग्राफ से पैसेज नंबर पढ़ा रहे हो? 47, 47वां पैसेज है। परिस संख्या है A146। ये है आपके पास या फ़ोटो खींच के भेजूं? है सर, बुक है। मिल गया ये आपको? पैसेज नंबर 47। यस सर, मिल गया। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देर इज मोर डिफरेंस बिटवीन द दाई फ्लैश एंड हर्स। सेलेरिनो शाइलोक को बताता है कि जिसे तुम अपनी बेटी कह रहे हो, जरा ध्यान दो, तुम्हारे और उसके मांस में, फ्लैश मीन्स मांस, शरीर, बहुत ज़्यादा अंतर है, उससे ज़्यादा अंतर है दैन बिटवीन जेट एंड आइवरी, जितना कि काले और सफ़ेद में होता है। जेट होता है बेटा एक प्रकार का काला रंग, चमकीला काला रंग, और आइवरी हाथी दांत की तरह सफ़ेद रंग का। मतलब तुम्हारे और जेसिका के मध्य बहुत अधिक अंतर है, और यह अंतर इतना अधिक दिखाई देता है जितना अंतर चमकीले काले रंग में और चमकीले श्वेत रंग में दिखाई देता है। मोर बिटवीन योर ब्लड्स दैन देर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश। तुम्हारे खून में और जेसिका के खून में उससे कहीं ज़्यादा अंतर है जितना कि लाल मदिरा में और श्वेत रंग की मदिरा में होता है। ये लाल मदिरा और श्वेत रंग की मदिरा इनफैक्ट फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों अलग अलग तरह की क्वालिटी की मदिराएँ होती हैं। उनके रंग से ही वो बिक जाती हैं, उनकी सेल हो जाती है, उनकी क्वालिटी उनके रंग से ही पता चल जाती है। तो ये रेनिश कहते हैं। रेनिश होता है श्वेत रंग, सफ़ेद रंग। रेड वाइन लाल रंग की मदिरा को कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है, एक वर्ड आया है ऊपर पहली लाइन में, दाई फ्लैश। दाई होता है, ये पुराने प्रकार की अंग्रेजी है, योर, YOUR, जिसको कहते हैं योर, तुम्हारा। फ्लैश शरीर के लिए आया है, वैसे तो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर शरीर के लिए आया है। जेट कहते हैं चमकीला काला रंग, आइवरी हाथी दांत को कहते हैं, ब्लड्स खून में, रेनिश श्वेत अथवा सफ़ेद रंग का। नेक्स्ट पे आइए। कल भी हमने कहा था कि जो पैसेज अब हम करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी मैं कह रहा हूँ, इनको छोड़ना मत। पैसेज नंबर 48। हैथ नॉट इज यू आइज, हैथ नॉट इज यू हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you
prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. ये पंक्तियां हैं बच्चों, इनको शाइलोक ने बोला है और सैलरिनो और सलैरियो को बोला है। हम सब जानते हैं कि ये दोनों यानी कि सलैरियो और सैलरिनो एंटोनियो और बसानियो के मित्र हैं। इन दोनों को जब ये शाइलोक के साथ उल्टी सीधी बात करते हैं, जैसा कि पिछले ही डायलॉग में हमने देखा है, सैलरिनो जेसिका को शाइलोक से बेहतर इंसान बताता है और शाइलोक की बेइज्जती करता है। तो अब शाइलोक उसी आर्गूमेंट, उसी बहस को आगे बढ़ाते हुए ये सब बोलता है। दरअसल इन पंक्तियों में ना ये बहुत सेलिब्रेटेड पंक्तियां हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। पूरा प्ले का जो थीम है और जहाँ शाइलोक के प्रति लोग हमदर्दी करते हैं, ये विशेषकर वो पंक्तियां हैं जो उनके कैरेक्टर को एकदम उदांत और उज्ज्वल बना देती हैं। यहाँ पर शाइलोक एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेके चल रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन व्यू का मतलब सभी इंसान एक समान होते हैं। भाई हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो ईसाइयों जैसे हैं। क्या वो सुख दुख जिसे ईसाई अनुभव करते हैं, क्या उसे हम अनुभव नहीं करते हैं? तो फिर हम अलग कैसे हुए? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? शाइलोक इन्हीं बातों को इन पंक्तियों में कहते हैं। देखिएगा वो क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है हम आगे का, आज के बाद का सारा छोड़ दें, लेकिन आज का मत छोड़ना प्लीज़। हैथ नॉट Jew eyes, क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती? मतलब क्या तुम ही समझदार हो? क्या तुम्हें ही दिखाई देता है? क्या एक यहूदी को दिखाई नहीं देता? क्या वह अंधा होता है? हैथ नॉट Jew hands, क्या एक यहूदी के हाथ नहीं होते? ओगंज, शरीर के दूसरे अंग नहीं होते? डायमेंशंस, क्या उसके शरीर की नापतोल किसी ईसाई के नापतोल की तरह नहीं होती है? सेंसेस, क्या उसकी चेतनाएं नहीं होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में इंद्रियां कहते हैं बच्चों? अफेक्शंस, क्या उसके अपने प्रेम और लगाव नहीं होते? पैशंस, क्या उसकी तीव्र आकांक्षाएं और भावनाएं नहीं होती? फैड विद द सेम फूड, क्या ईसाई उसी तरह का वही भोजन खाकर जिंदा नहीं रहते जिस भोजन को खाकर ईसाई जिंदा रहते हैं? हार्ट विद द सेम वेपन्स, क्या ईसाइयों पर उस हथियार से चोट नहीं लगती जिस हथियार से ईसाइयों को चोट लगती है? सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेज, क्या यहूदियों को वो बीमारियां नहीं लगती जो ईसाइयों को लगती हैं? हील्ड बाय द सेम मीन्स, क्या यहूदियों का उपचार उन्हीं दवाओं से नहीं होता जिन दवाओं से ईसाइयों का उपचार होता है? वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, क्या यहूदी गर्मी और सर्दियों में गर्मी और ठंडक महसूस नहीं करते एज ए क्रिश्चियन इज, जैसा कि एक ईसाई करता है? इफ़ यू प्रिक अस, डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें सुई चुभोते हो तो क्या हमारे अंदर से खून नहीं निकलता है? इफ़ यू टिकल अस, अगर तुम हमें गुदगुदी करते हो, डू वी नॉट लाफ, क्या हम हंसते नहीं हैं? इफ़ यू पॉइजन अस, अगर तुम हमें विष देते हो, डू वी नॉट डाई, तो क्या हम मर नहीं जाते? एंड इफ़ यू रॉन्ग अस, और अगर तुम हमारे साथ गलती करते हो, अगर तुम हमारे साथ अन्याय करते हो, शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम प्रतिकार अथवा बदला नहीं लेंगे? इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, अगर हम बाकी सब बातों में तुम्हारे समान हैं, वी विल रिजेंबल यू इन दैट, तो हम इस बात में भी तुम्हारे जैसे ही बनकर दिखाएंगे। रिजेंबल मीन्स एक समान होना। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से तर्क के बाद तर्क देकर शाइलोक यहूदियों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास करते हुए नज़र आते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैं एक बार उनके अर्थ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ही वर्ड है पैसेज में हैथ, इसका अभिप्राय हैज है, HAS हैज। ऑर्गन्स मैंने अंग होता है बच्चों। डायमेंशंस मैंने आयाम होते हैं, नापतोल, आयाम। सेंसेस मैंने इंद्रियां होती हैं, चेतनाएं। अफेक्शंस होता है बच्चों प्रेम, स्नेह, लगाव।
पैशन जो होता है तीव्र इच्छाएं। फैड मीन्स भोजन किए जाना। हर्ट मीन चोट पहुंचना। वेपन्स हथियारों को कहते हैं। सब्जेक्ट टू शिकार होना। डिजीजेज बीमारियां। सेम वही। समर ग्रीष्म ऋतु। प्रिक सुई चुभोना, नुकीली चीज चुभोना, चिकोटी काटना, आप ये भी कह सकते हो। ब्लीड रक्त बहना। टिकल, टिकल होता है बच्चों गुदगुदी करना। पॉइजन विष देना, जहर देना। रोंग वर्ब के रूप में आया है, अन्याय करना। रिवेंज प्रतिकार अथवा बदला लेना। इन द रेस्ट बाकी सभी बातों में। रिजेंबल एक समान होना, एक जैसा दिखाई देना। नेक्स्ट पैसेज पे आइए बच्चों, पैसेज नंबर 49 है। इफ ए जू रॉन्ग क्रिश्चियन व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी? रिवेंज। इफ ए क्रिश्चियन रॉन्ग ए जू what should his sufferance be by Christian example? Why revenge? The villain you teach me I will execute and it shall go hard but I will better the instruction. भाई रेफरेंस वैसा ही है जैसा हमने पीछे देखा है, यानी कि शाइलोक बोल रहा है इन पंक्तियों को और सैलरीनों को बोल रहा है और सैलानियों को बोल रहा है। अब ध्यान से देखें अब वो क्या कहता है। मतलब ऊपर सारी बातें आ गई हैं, आखिरी पंक्ति में जो चीज़ शुरू हुई थी वो इस पैसेज में बढ़ा दी गई है। मतलब अगर एक क्रिश्चियन अन्याय करता है, एक यहूदी अन्याय करता है तो उसे दंड दिया जाता है। अगर एक ईसाई अन्याय करे तो उसको भी दंड दिया जाएगा। ये वही तो गलत काम है, ये वही तो मानसिक दुष्टता है जो ईसाइयों ने यहूदियों को सिखाई है, और जब वे सीख ही गए हैं तो वे इसी का पालन करेंगे। ये इन पंक्तियों में कहा गया है। इफ़ ए जू रॉन्ग ए क्रिश्चियन, अगर एक यहूदी एक ईसाई के साथ गलत काम करता है, उसके साथ अन्याय करता है, व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी, तो उसको क्या मिला करता है, उसका क्या फल होता है। ह्यूमिलिटी का अभिप्राय यहाँ फल होना, दंड दिया जाना। उसको क्या फल मिलता है? रिवेंज बदला, मतलब ईसाई अपना बदला लेता है। इफ़ ए क्रिश्चियन रॉन्ग ए जू, अगर एक ईसाई एक यहूदी के साथ अन्याय करे तो व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, तो ईसाई वाले उदाहरण की अगर हम पालना करें तो उसका क्या फल होना चाहिए। सफरेंस का अभिप्राय यहाँ दंड अथवा फल से है। वाही रिवेंज, अरे भाई इसमें पूछने की क्या बात है, बदला। द विलेन यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट, ये जो दुष्टता तुमने मुझे सिखाई है मैं इसी की तो पालना करूँगा। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन, और हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा, आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन, फिर भी मैं जितना ईसाई मेरे साथ बुरा करेगा मैं उससे ज़्यादा बुरा ईसाई के साथ करूँगा। मतलब जितना बड़ा दंड मेरी गलती पर ईसाई लोग मुझे देते हैं, बेटर द इंस्ट्रक्शन का अभिप्राय है जो मैंने सीखा है उससे भी बढ़कर कुछ करूँगा। और मैंने क्या सीखा है? बदला लेना। ईसाई ने जिस तरह का बदला मेरे से लिया है मैं भी उससे ज़्यादा ही आगे बढ़कर ईसाई से अपना बदला लूँगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं बच्चों उनके अर्थ सुन लीजिएगा। रोंग का अभिप्राय न्याय करना, गलत कार्य करना। ह्यूमिलिटी दंड अथवा फल के लिए आया है यहाँ। रिवेंज प्रतिकार। सफरेंस दंड अथवा फल दोनों। क्रिश्चियन एग्जाम्पल जो ईसाई वाला उदाहरण। विलेनी दुष्ट कार्य अथवा दुष्ट विचार। टीच सिखाना। एग्जीक्यूट करना बच्चों, एग्जीक्यूट मैंने करना। कुछ शब्द ना आप हमेशा मीनिंग याद करते रहा करो बच्चों, आपके काम आएंगे लाइफ में। एग्जीक्यूट का अभिप्राय है करना। बेटर द इंस्ट्रक्शन, ज्ञान जितना ज्ञान लिया है उससे भी बढ़कर करना।
फिर से हम पोर्सिया की तरफ लौट आए हैं। पैसेज नंबर 50। पैसेज नंबर 50 पे आइए बच्चों। सारे जितने भी शूटर्स पोर्सिया के स्वयंवर में आए हुए थे वो जाते रहे हैं, अब बसैनियों आ चुके हैं। यह पंक्तियाँ पोर्सिया के द्वारा बसैनियों को बोली गई है। बसैनियों आते ही अपने घड़े का, अपने कलश का चुनाव करना चाहता है, परंतु पोर्सिया थोड़ी डरी हुई सी है, उसे घबराहट होती है। वह कहती है कि थोड़ा ठहर जाओ, आराम से शांति से विचार करो, 1 या 2 महीने यहाँ आप विश्राम करो, उसके बाद जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ तब अपने घड़े का चुनाव कीजिएगा। बसैनियों जितने उतावले हैं घड़े का चुनाव करने के लिए, पोर्सिया उतनी ही ज़्यादा घबराई हुई हैं। वो चाहती हैं कि बसैनियों शांति से कार्य ले, धीरज से कार्य ले, कहीं काम बिगड़ ना जाए। सो थोड़ा सा पोइटिक है, मैं थोड़ा सा सरलार्थ कर देता हूँ, बाकी आप समझ लेना। देयर इज़ समथिंग टेल्स मी बट इट इज़ नॉट लव, आई वुड नॉट लूज यू एंड यू नो योर सेल्फ एंड यू नो दैट आई वुड नॉट थिंक सो इफ़ आई हेटेड यू। ये थोड़ा कन्फ्यूज करने वाली पंक्तियाँ हैं, पर आप समझ जाओगे। हेट काउंसिल्स नॉट इन सच ए क्वालिटी बट लेस यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल एंड येट ए मेडन हैथ नो टंग बट थॉट आई वुड डिटेन यू हियर some month or two before you venture for me। अब हम एक एक पंक्ति को देखते हैं बच्चों। There is something tells me, कुछ तो है मेरे भीतर, मेरे अंदर, मेरे मन में कुछ है। But it is not love, पर इसे प्रेम मत समझ लेना। I would not lose you, मेरे भीतर कुछ है जो ये कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूँगी। बट इट इज़ नॉट लव, परंतु इसे प्रेम मत समझ लेना। एंड यू नो योर सेल्फ, और तुम खुद ही ये बात समझ सकते हो। एंड यू नो दैट आई वुड नॉट थिंक सो इफ़ आई हेटेड यू, और तुम खुद ही ये बात जानते हो, खुद ही ये बात समझ सकते हो कि अगर मैं तुमसे नफ़रत करती तो ऐसा नहीं बोलती। हेट काउंसिल्स नॉट इन सच ए क्वालिटी, अगर कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता हो तो वह इतना ईमानदारी भरा परामर्श किसी को नहीं देता है। मतलब उस आदमी को, अपने दुश्मन को कोई इतना स्नेहपूर्ण और इतना ईमानदारी भरा परामर्श नहीं देता है। बट लेस यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, परंतु ऐसा ना हो कि तुम मुझे सही तरीके से समझ पाने में असफल हो जाओ। एंड येट ए मेडन हैथ नो टंग, फिर भी एक लड़की होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि लड़कियां इस तरह के मामलों में बोला नहीं करती हैं। बट थॉट, अपितु मैं चिंता नहीं कर सकती हूँ। आई वुड डिटेन यू हेयर सम मंथ और 2 बिफोर यू वेंचर फॉर मी, मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए अपना प्रयास करने से पहले, यानी कि घड़े का चुनाव करने से पहले आप 1 या 2 महीने यहाँ रुक जाएं तो अच्छा होगा। आई वुड का मतलब है मेरी इच्छा है, डिटेन यू कि आप रुक जाएं यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, सम मंथ कुछ महीने, आर 2 या फिर 2-1 महीने, बिफोर यू वेंचर फॉर मी इससे पहले कि आप मेरे लिए कलश का चुनाव करें। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आप देख लीजिए। काउंसिल्स आया बच्चों चौथी पंक्ति में। पहले तो हेट का ही घृणा, काउंसिल्स होता है परामर्श देना, मंत्रणा देना। इन सच ए क्वालिटी, इस तरह की गुणवत्ता के साथ, मतलब जैसी ईमानदारी भरी परामर्श मैंने आपको दी है। लेस्ट यू शुड, कहीं ऐसा ना हो। मेडन कुंवारी कन्या को कहते हैं। हैथ नो टंग मीन्स बोला नहीं करती, चुप रहा करती हैं। डिटेन मीन्स रोक लेना। वेंचर मीन्स प्रयास करना, साहस दिखलाना। यहाँ घड़े के चुनाव से इसका अभिप्राय है। पैसेज नंबर 51 आप चाहो तो थोड़ा छोड़ दो, ये भी ठीक पोर्सिया के और बसैनियों के संदर्भ में है। इन पंक्तियों में पोर्सिया बस ये कह रही हैं कि जब बसैनियों अपने लिए घड़े का चुनाव करने जाए तो उनके लिए संगीत बजाया जाए।
अगर यहाँ तक आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पैसेज नंबर 52 हम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए बच्चों, हमारा आखिरी पैसेज होएगा। इसके बाद हम छोड़ देंगे, देखते हैं कोई और मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हम रेफरेंस के सवाल ही छोड़ रहे हैं। अभी तक प्ले का आपको खासा नॉलेज हो चुका है। एक सेकेंड। पैसेज नंबर 52 बच्चों। So may the outward shows be least themselves. The world is still deceived with ornament. In law, what Polius so tainted and corrupt, but being seasoned with a gracious voice, obscures the show of evil. In religion, what damned error, but some sober bro will bless it and approve it with a text, hiding the grossness with fair ornament. There is no wise so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. इसमें बसानियों वो चीज़ कह रहे हैं जो शेक्सपियर अपने हर नाटक में कह रहे हैं बच्चों। मतलब हमें किसी चीज़ की बाहरी चमक धमक के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें उसके भीतर की सच्चाई का ज्ञान पता करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई वस्तु, अगर कोई चीज़, अगर कोई पक्ष, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भीतर से अच्छा है, गुणों से युक्त है, तभी हमें उसको सम्मान देना चाहिए, अपनाना चाहिए। अदरवाइज बाहरी चमक धमक के फेर में कई बार हम जीवन में बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं। तो आइए पैसेज नंबर 52। सो में द आउटवर्ड सोज बी लीस्ट देमसेल्व्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों का बाहरी दिखावा सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। लीस्ट, बी लीस्ट, सबसे कम। लीस्ट मीन्स लीस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कम। द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद ऑर्नामेंट। सब इस बात को जानते हैं, परंतु फिर भी संसार बाहरी चमक धमक से अभी भी धोखा खाता रहता है। स्टिल का मतलब है अभी भी, डिसीव्ड धोखा खाना, ऑर्नामेंट चमक दमक के लिए। बच्चों आप सब जानते हैं आभूषणों को गहने कहते हैं, ऑर्नामेंट, राइट। लेकिन इनका अभिप्राय यहाँ चमक धमक से है। इन लो, कानून में यानी कि न्यायालयों में, व्हाट प्लेयर्स टेंटेड एंड करप्ट, बुराई से युक्त और भ्रष्टाचार से युक्त व्यक्ति के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं। प्लेया मीन्स यहाँ तर्क से है, टेंटेड बुराई से युक्त, करप्ट भ्रष्टाचार से युक्त, बट बीइंग सीजन्ड विद ए ग्रेसियस वॉइस। आप इसको आपको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, परंतु पहले पढ़ लो पूरा। बट बीइंग सीजन्ड विद ए ग्रेसियस वॉइस, परंतु उसका वकील जिसके पास वाणी का वरदान होता है। ग्रेसियस वॉइस मीन्स वाणी का वरदान होना। सीजन्ड विद का अभिप्राय है बच्चों उसका ये वरदान मिला होता है, उसको ये मिला होता है। ऑब्सक्योर्स द शो ऑफ इविल, वह बुराई के दर्शनों को छुपा लेता है। मतलब कितना भी भ्रष्ट और बदनाम व्यक्ति न्यायालय में चला आए, उसके वकील के पास ऐसी सौम्य वाणी का ऐसा वरदान होता है कि वह अपने शब्दों से उसके पाप को, उसकी बुराई को छुपा लेता है, उसके दर्शन ही नहीं होने देता। शो ऑफ इविल, उसके दर्शन ही नहीं होते उसकी बुराई के। इन रिलीजन, धार्मिक मामलों में, व्हाट डैम्ड एरर,
चाहे कितना भी बड़ा पाप किसी ने क्यों ना किया हो। बट सम सोबर ब्रो, परंतु कोई पादरी, सोबर ब्रो का अभिप्राय है गंभीर मस्तक वाला यानी कि पादरी, विल ब्लेस इट, इसको अपना आशीर्वाद दे देता है। ये मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी ये बाबे लोग और प्रवचनकर्ता लोग आप टीवी पर रोज़ न्यूज़ देखते हो बच्चों, अखबारों में पढ़ते हो, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। और फिर इनके बारे में एक दिन कुछ नेगेटिव नकारात्मक खबरें निकल कर आती हैं, पता लगता है हमें इन लोगों की सच्चाई ये है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो। वट डैम्ड एरर, चाहे कितना भी बड़ा पाप किसी ने क्यों ना किया हो। बट सम सोबर ब्रो, परंतु कोई पादरी, विल ब्लेस इट, इसे अपना आशीर्वाद दे देता है। एंड अप्रूव इट विद टेक्स्ट, और किसी धार्मिक ग्रंथ की कुछ कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता है जो कि इस तरह के पाप के पक्ष में होती हैं। हाइडिंग द ग्रोसनेस, और इस तरह पाप छिपा लिया जाता है। विद फेयर ऑर्नामेंट, एक अच्छे शब्दों वाले चमक दमक के साथ। देर इज नो वाइस सो सिंपल, कोई भी बुराई सीधे सीधे अपने रूप में नहीं आती है। बट अजूम सम मार्क ऑफ वर्चू, अपितु वह अपने ऊपर पुण्य का एक आवरण ओढ़ लेती है। अजूम मैंने यहाँ ओढ़ना होता है, मार्क मैंने चिन्ह या आवरण, वर्चू मैंने पुण्य, ऑन इज आउटवर्ड पार्ट्स, अपने बाहरी शरीर पर, दिखावे पर। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आप देख लीजिए बच्चों, हो सकता है ये हमारा आखिरी पैसेज हो। आउटवर्ड मैंने बाहरी, शो मैंने रूप या दिखावा, स्टिल मैंने अभी भी, डिसीव्ड मैंने धोखा खाना, ऑर्नामेंट मैंने चमक दमक, इन लो कानून में या न्यायालय में, प्लेया मैंने तर्क, टेंटेड मैंने दब्बेदार या बदनाम, करप्ट मैंने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से युक्त, सीजन्ड विद से युक्त, ग्रेसस वॉइस वाणी का दिव्य वरदान, ओबस्क्योर मैंने धुंधला कर देना, शो ऑफ इविल बुराई के दर्शन, इन रिलीजन धार्मिक मामलों में, डैम्ड एरर, चाहे व्हाट डैम्ड एरर, तीनों का एक अर्थ लिखो, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो। व्हाट डैम्ड एरर, सोबर ब्रो पादरी के लिए आया, पुजारी के लिए आया है। ब्लेस मैंने आशीर्वाद देना, ग्रोसनेस मैंने पाप। अच्छा ऊपर रह गया एक शब्द अप्रूव, सहमति देना, सही ठहराना। टेक्स्ट पाठ, टेक्स्ट मीन्स पाठ, जो पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं ना शेक्सपियर की लिखी हुई, ये अपने आप में टेक्स्ट आती हैं। टेक्स्ट मीन्स पाठ, जो लेखक ने लिखा है वो टेक्स्ट। फेयर ऑर्नामेंट बाहरी दिखावा, वाइस मैंने बुराई होता है बच्चों, सिंपल मैंने सादगी से भरी हुई। बुराई कभी सादगी से भरी हुई नहीं होती बच्चों, सादगी हमेशा अच्छाई का गहना होता है। अजूम मैंने धारण करना, ओढ़ लेना। मार्क मैंने चिन्ह अथवा आवरण, वर्चू मैंने पुण्य, आउटवर्ड पार्ट्स बाहरी रंग रूप। अब देखिए कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना बच्चों? नो सर। अच्छा पैसेज नंबर 61 पे आइए। अब जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देख रहे हैं हम। हल्का हल्का सा आपको बताता चलूँगा, आज हम ख़त्म करेंगे इसको बच्चों, आज आगे लेके नहीं जा सकते। ये पृष्ठ संख्या है A153।
पैसेज नंबर है 61। मिल गया आप सबको? या बुक ही नहीं है किसी के पास? मिल गया सर। ठीक है। आई एम अटेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, meetest for death, the weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me. You cannot better be employed, Bassanio, than to live still and write mine epitaph. इनसे प्यारी और उदासी भरी पंक्तियाँ बच्चों हो नहीं सकती हैं। ये कोर्ट केस चल रहा है। एंटोनियो अपने बचने की पूरी उम्मीद गंवा चुका है। उसे लगता है कि शाइलॉक ने उसे अपने कानूनी फंदे में फंसा लिया है और कोर्ट उसके विरुद्ध ही फैसला देगी और उसके शरीर से एक पूर्णमास शाइलॉक लेगा और उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो ऐसे में जब बसानियो उसको बचाने का प्रयास कर रहा होता है तो शाइलॉक क्या कहता है, देखिएगा। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं और मैं कहता हूँ कभी भी एग्जाम में आ सकती हैं बच्चों, छोड़ना मत। आई एम ए टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, मैं भेड़ों के झुंड में से एक बीमार भेड़ हूँ। टेंटेड वेदर बीमार भेड़, फ्लॉक होता है भेड़ों का झुंड। देखिए हल्का हल्का पढ़ाता चलूँगा मैं, कुछ समझ नहीं आए तो बाद में मेरे से पूछ सकते हो आप, लेकिन आज इसे समाप्त करना है। मैं भेड़ों के झुंड में एक बीमार भेड़ हूँ। मीट इज़ फॉर डेथ, जिसका मर जाना ही उचित है। मीट मीन्स अच्छा होना, मीटिस्ट बिल्कुल अच्छा होना, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, मतलब मेरा मर जाना ही सबसे अच्छा है। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, जो सबसे कमज़ोर फल होता है वह सबसे पहले धरती पे आ गिरता है। एंड सो लेट मी, और अगर इसी प्रकार से मेरा भी पतन होता है तो मुझे मर जाने दो। यू कैनॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बसैनियो, तुम्हारे लिए इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। मतलब मैं तुम्हें इससे बढ़िया काम कोई नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना, अब देखो मैं तुम्हें कितना बढ़िया काम दे रहा हूँ। देन टू लिव स्टिल, कि तुम जिंदा रहो। एंड राइट माइन एपिटैप, और मेरी कब्र के पत्थर पर अपने हाथों से मेरे लिए कविता की 4 लाइनें लिखो। मतलब मेरे मर जाने के बाद जो मेरी कब्र पे पत्थर लिखेगा। देखिए ईसाई लोगों की एक प्रथा होती है कि वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताते हुए, उसके जीवन काल और चरित्र के बारे में बताते हुए एपिटैप लिखते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे कब्र पर जो पत्थर लगेगा उस पर तुम एपिटैप लिखोगे और इससे मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी और तुम्हें भी एक अच्छा काम करने को मिल जाएगा। अब मुझे बचाने का प्रयास मत करो। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टेंटेड वेदर, बीमार भेड़, फ्लॉक मैंने भेड़ों का झुंड बच्चों, मीटेस्ट उचित होना, एपिटैफ कहते हैं बच्चों कब्र पर लिखी श्रद्धांजलि, कब्र पर लिखी श्रद्धांजलि, आप ऐसा लिखो। वैसे मृत्यु गीत भी कह देते हैं इसको कई बार। अब आइए बच्चों पैसेज नंबर 63 पे, ये इस पूरे प्ले की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बच्चों। अब ध्यान से पढ़ना। 63, 64, 65, 3 पैसेज हैं बच्चों, कभी भी मिस मत करना प्लीज़। ये इस प्ले की सबसे बड़ी पंक्तियां हैं बच्चों। पोर्शिया के कैरेक्टर पे सीधा प्रकाश डालती हैं, इस प्ले के थीम पे डालती हैं। दया के बारे में बताया गया है यहाँ पोर्शिया के द्वारा। कोर्ट में शाइलॉक को ये पंक्तियाँ बोली गई हैं और वो बताती हैं, जब पोर्शिया देखती है ना कि बिल्कुल फंस गए हैं, इस यहूदी को दया के लिए अपील करके देख लेते हैं, तो वो दया के गुणों के बारे में कुछ कहती हैं। वो क्या कहती हैं ये हमने देखना है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड, दया का जो गुण होता है उसको ज़बरदस्ती निचोड़ कर कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंड मीन्स दबाव देकर, जैसे हम गन्ने से रस निकाल लेते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को दबाव के अंदर लाकर उसके भीतर से दया नहीं निकाली जा सकती। इट ड्रॉपथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह उसी प्रकार से आती है जैसे आकाश से वर्षा की नरम नरम बूंदें आकर गिरती हैं। मतलब दया व्यक्ति के मन में अपने आप आने वाला एक दिव्य गुण है।
अपॉन द प्लेस बीनीथ, धरती पर, यानी कि अपॉन द प्लेस बीनीथ का मतलब है धरती पर। वर्षा की नरम नरम बूंदें आकर गिरती हैं धरती पर, यानी कि ये भगवान की दया को दिखलाती हैं वर्षा की बूंदें कि उसने धरती पर दया की है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, दया जो है एक दोहरा वरदान होता है। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, इससे उसको आनंद मिलता है जो दया करता है, और उसको आनंद मिलता है जिसको दया मिलती है। ये आपका छोटा पैसेज है, प्रायोरिटी पे करना बच्चों। ब्लेस का अभिप्राय है वरदान देना, खुशी देना, सुख देना। यह उसको सुख देता है जिसको दया मिलती है, ये उसको सुख देता है जो दया करता है। अब आइए नेक्स्ट पे, हेवन एक वर्ड आया बच्चों यहाँ, हेवन, हेवन होता है आकाश। पैसेज नंबर 64 बच्चों। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह आकर गिरती है ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा की नरम नरम बूंदें आकाश से आकर गिरती हैं अपॉन द प्लेस बीनीथ, धरा पर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है, यह दोहरा सुख देता है। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स, यह उसको सुख देता है जो दया करता है। इट हिम दैट टेक्स, और उसको सुख देता है जो दया प्राप्त करता है। इट्स माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली है, मतलब यह भगवान का ही स्वरूप है दया। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन इज क्राउन, यह किसी राजा को उससे ज़्यादा शोभित करने वाला गुण है जितनी शोभा एक राजा की उसकी तलवार से होती है। मतलब राजा के हाथ में तलवार हो तो अच्छी लगती है, राइट, लेकिन उसके हृदय में दया हो तो वह पूरा राजा, उसका पूरा व्यक्तित्व अच्छा लगता है। His scepter shows the force of temporal power, राजा के हाथ में जो राजदंड होता है वह सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मजेस्टी, और यह भय का और शान का प्रतीक होता है। वेरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, और यह एक प्रकार से राजाओं के भय का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हाथ में दंड लेकर वही चलता है जिसको किसी से चोट पहुंचने की आशंका हो, भय हो। अब देखिएगा, हम इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। ड्रॉप मीन गिरना, चौथी पंक्ति में आइए, माइटीएस्ट सबसे शक्तिशाली। थ्रोन्ड सिंहासन पर, मोनार्क बैठा हुआ राजा। थ्रोन्ड मोनार्क, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा। क्राउन मैंने होता है बच्चों मस्तक पे जो चढ़ाया जाता है ना, मुकुट, मुकुट। सेप्टर होता है राजदंड, जो राजा लोग एक डंडा सा अपने हाथ में रखते हैं, राजदंड। फोर्स होता है बच्चों शक्ति, ताकत। टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति। एट्रीब्यूट गुण, गुण। ओव भय, मजेस्टी शान। ड्रेड एंड फियर भय। और लास्ट है बच्चों 65वां, बट मर्सी इज अबव दिस चैप्टर सवे, परंतु दया राजदंड के शासन से ऊपर की बात होती है। सेप्टर्ड राजदंड से युक्त, सवे मैंने शासन। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इसका सिंहासन राजाओं का हृदय होता है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वर का दिव्य गुण होता है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और सांसारिक शक्ति तब भगवान की दिव्य शक्ति जैसी हो जाती है। वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय के साथ आकर मिल जाती है। अब देखिए जो ये महत्वपूर्ण, ये सारे के सारे ना तीनों के तीनों पोर्शन है, सालों को बोले हैं, याद रखना है। अब जो महत्वपूर्ण शब्द है वो हम देख लेते हैं। मर्सी होता है दया, सेप्टर्ड होता है राजदंड वाली, स्वे राज्य व्यवस्था अथवा शासन, इनथ्रोन्ड सिंहासन पे होना, एट्रीब्यूट गुण को कहते हैं, गुण। अर्थली पावर सांसारिक शक्ति, लाइकेस्ट मीन्स के जैसी,
सीजन मैंने मिलना, जस्टिस मैंने न्याय। बस बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ पूछना है ना पूछ सकते हो, बाद में भी पूछना चाहो तो बाद में भी पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू। पूरा नाटक हमने कर लिया ऑलमोस्ट। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी ना सारी हमने पढ़ी हैं, और मुझे तो लगता है कि इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कुछ आएगा नहीं। फिर भी आपका लक है, हो सकता है कुछ बाहर से आ भी जाए। अल्टीमेट गारंटी तो नहीं दी जा सकती, कौन आदमी किस माइंडसेट के साथ पेपर सेट करने बैठा है। पर आप इन भागों को अवश्य बढ़िया से तैयार कर लेना बच्चों, जो हमने किए हैं ये सारे के सारे अच्छे हैं। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी पूरे पूरे पले से कुछ भी आप पूछना चाहो ना, आप मेरे को मैसेज कर देना बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।